बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। आज हम 2 से 3 टॉपिक सेट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कमेटी का जो इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी है उसका नायब सदर मुंतखब हो गया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान डायरेक्टली दहशतगर्दी को कंट्रोल कर पाएगा और यही नहीं, जो भारत के अंदर से फितना और खारिज के नाम से दहशतगर्द तंजीम काम कर रही है उसको भी कंट्रोल कर पाएगा। और पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत की वजह से हम देख रहे हैं बहुत सारे ममालिक मुतासिर है दहशतगर्दी की वजह से, तो अब पाकिस्तान नकील डालने के लिए तैयार है। भारत और भारत के अंदर से जिनको फंडिंग की जा रही है उन तमाम तालिबान या उन तमाम फिरकों को, फितनों को अब अच्छे से पाकिस्तान जो वो कंट्रोल कर पाएगा। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इत्तेहाद की, जो कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक खुफिया इत्तेहाद होने जा रहा है। और इसके बाद भारत को क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है इस इत्तेहाद से, और ये इत्तेहाद कितना सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान, चाइना और तुर्की के लिए। इसके ऊपर बात करेंगे, इसके डिफेंस सिस्टम के ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और फिर उसके बाद आपको बताएंगे जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है, जो हिकमत अमली पाकिस्तान की थी इस जंग के अंदर, ABC, इस हिकमत अमली के ऊपर भी बात करेंगे कि आने वाले दौर में ये हिकमत अमली, ये स्ट्रेटजी कितनी मकबूल होने जा रही है। और ये आने वाले दिनों में तो ये एक वो कह रहे हैं आप कि एयर वॉरफेयर हिकमत अमली कहलाई जाएगी, एक मजबूत और मुनज़्ज़म वॉरफेयर हिकमत अमली। इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये ABC हिकमत अमली पाकिस्तान ने जिसके ऊपर काम किया, ये हिकमत अमली क्या है, ये क्या मरबूत निज़ाम है जिसके तहत पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अच्छा, हम ये बात करें कि पाकिस्तान को 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जो इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी है उसका नायब सदर मुंतखब कर दिया गया। इससे फवायद होंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको तो पाकिस्तान कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ दीगर ममालिक के अंदर जो दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म किस्म की तंजीमें चल रही हैं उनको भी कंट्रोल कर पाएगा। इससे होगा ये कि जो तालिबान हैं उनके जो उनसे मुंसलिक जो अफराद हैं उनको कटहरे में लाया जा सकेगा। फिर उनके अकाउंट्स हैं, उनको कहाँ से फंडिंग होती है, जो उनके असासे हैं वो मुंजमद किए जा सकेंगे। सफरी पाबंदियाँ और हथियारों की पाबंदियाँ उनके ऊपर लगाई जा सकेंगी, जो कि पाकिस्तान डायरेक्टली करेगा। अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर हम देख रहे थे कि फितना और खारिज के बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनको भारत की जानिब से फंडिंग की जाती है। फिर पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोग छोड़े गए थे जिनको भारत फंडिंग करता था डायरेक्टली, और फिर वो भारत के लिए काम करते थे। हमने देखा कि हमारी जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो वाकया हुआ, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमने जितनी जानें खोई उसके पीछे भी भारत का हाथ था। फिर उसके बाद जिस तरह से भारत इससे पहले भी अपने जासूस भेजता आया है, हम नहीं भूल सकते कुलभूषण यादव को, या हम नहीं भूल सकते अभिनंदन को, हम नहीं भूल सकते वो तमाम कार्रवाइयां जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर की जाती रही हैं। वो दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा पाकिस्तान को इस वक्त ये आज हासिल है कि पाकिस्तान अपना ना सिर्फ केस मजबूत बना चुका है बल्कि पूरी दुनिया को बता चुका है कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है। और पाकिस्तान ना तो जंग का ख्वाहिशमंद है और ना ही दहशतगर्दी को हवा देने वाला मुल्क है, ना ही दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला मुल्क है, बल्कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जितने अटैक हुए हैं, जितनी जानें हमने दहशतगर्दी की वजह से खोई हैं, पाकिस्तान अपने ही मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कैसे करवा सकता है। तो ये पूरी दुनिया पर इस वक्त खुलकर सामने वाजे हो चुका है कि इसके पीछे, इस तमाम दहशतगर्दी के पीछे जो है वो है भारत, और भारत को अब नकील डालने का वक्त आ चुका है। फितना और खारिज के जितने कारिंदे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, बलूचिस्तान के अंदर हो, व्हाटएवर, पाकिस्तान के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में, अब पाकिस्तान उनको ढूंढ कर निकालेगा और फिर उनको उनके आखिरी मकाम तक पहुंचाकर दम लेगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है इसके अलावा 2 गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स की मुश्तरका सरबराही भी करेगा, एक दस्तावेजी और एक तरीकाकार के मामलात पर, और दूसरी जो आम पाबंदियों के मामलात हैं उनके ऊपर भी वर्किंग करेगा। तो पाकिस्तान की जो ये कमेटी है तालिबान से मुंसलिक अफराद और इदारों पर जो है वो भी पाबंदियां लगाने जा रही है। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है। पाकिस्तान को इसकी सरबराही मिलना, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जो इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी की सदारत मिलना, नायब सदर बनाया गया है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बाइस है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना सूदमंद साबित होगा कि पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो कि हम डिफेंस सिस्टम की बात करें और पाकिस्तान और तुर्की और चाइना के इत्तेहाद की बात करें। कितना खतरनाक
खतरनाक हो सकता है ये इत्तेहाद? आप क्या सोच रहे हैं? मैं जो मुबैना कोरल सिस्टम है उसकी तैनाती की बात कर रही हूँ। ये कोरल सिस्टम जो है ये तुर्की का तैयार करदा है और ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी कि EW सिस्टम मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है, जो पिछले दिनों झड़पें हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। यानी कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के अंदर जो हिकमत अमली, जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इस्तेमाल किया गया है, जो सिस्टम मुमकिन तौर पर इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है कोरल यानी कि EW वारफेयर सिस्टम। तो जनाब ये सिस्टम ना सिर्फ फिजाई रडार को जाम कर सकता है बल्कि जमीन पर जो नस्ब आपके भारतीय रडार या कम्युनिकेशन नेटवर्क या सिस्टम्स हैं उनको भी जनाब ये जाम कर सकता है। यही वजह बनी कि जो राफेल जो तैयारे फजा के अंदर मौजूद थे उनका कनेक्शन जो है वो भारत के कम्युनिकेशन सेंटर्स जो थे या जो नेटवर्क्स थे उनके साथ कट चुका था, जिसकी वजह से वो जाम हुए और उनको गिराना आसान हो गया। अच्छा, जो भारतीय पायलट्स रात की तारीकी में रडार और कम्युनिकेशन से महरूम हो गए थे, जिसकी वजह से उनमें खौफ व हिरास फैल गया था। रात की तारीकी में जो जहाज उड़ाए जा रहे थे, जब पाकिस्तान ने ये कोरल सिस्टम इस्तेमाल करते हुए जो जदीद तरीन जो है वो तुर्की का सिस्टम है, इसको जब उन्होंने इस्तेमाल किया, तैनात है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वैसे तो इसके इस तरह के की जो खुफिया खबरें होती हैं वो बताई नहीं जाती हैं, लेकिन इस तरह के क्योंकि हम खबर की बुनियाद पर अपना प्रोग्राम करते हैं तो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कोरल सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वही इतनी सलाहियत रखता है, बासलाहियत है कि वो कहीं पर भी सिस्टम को जैम कर सकता है। तो जब भारतीय सिस्टम जब उनका रडार सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हुआ तो उस वक्त जो भारतीय पायलट्स फिजा में मौजूद थे उनमें भुखलाहट शुरू हो गई। एक दूसरे से राब्ता और बेस से कंट्रोल खो देने के बाद जो भारतीय जहाज थे उनको निशाना बनाना पाकिस्तान के लिए आसान रहा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि जो राफेल हैं उनको ना तो जाम किया जा सकता है, राफेल के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उसको ना तो अटैक किया जा सकता है, ना ही उसको जाम किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। तो पाकिस्तान ने वो किस तरह से कर दिखाया? क्योंकि उनके साथ कोरल मौजूद था जो कि एक वारफेयर सिस्टम है EW। ये वारफेयर सिस्टम बहुत ही जदीद वारफेयर सिस्टम है जो कि कहीं पर भी जमीनी या फिर फिजाई रडार सिस्टम्स को किसी भी किस्म की मशीनरी को जैम करने के लिए काम करता है। अब रिपोर्ट्स जो है वो ये भी बताती हैं कि 6 जो भारतीय तैयारे थे वो मार गिराए थे इस दौरान, जिसके अंदर फ्रांसीसी राफेल है, फिर उसके बाद MiG-29 है, SU-30 MKI है, मिराज 2000 शामिल है इसके अंदर। और भारतीय जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने तैयारा गिरने का इतराफ भी किया था। जिस तरह से मैं पहले बता रही थी कि उन्होंने तफसीलात तो नहीं बताई कि कौन कौन सा उनका जहाज जो वो गिर कर तबाह हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो 3 से 4 जहाज हैं वो गिरकर तबाह हुए हैं। गो कि वो अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ढके छुपे अल्फाज में जो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने ये तराफ किया था कि हमारे कुछ जो जहाज हैं, जंगी जहाज, वो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। अच्छा, जो कोरल की तकनीकी सलाहियत है अगर उसके ऊपर मैं बात करूं तो ये कोरल जो है ये ED इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट है और कोरल ET इलेक्ट्रॉनिक अटैक यूनिट्स पर मुश्तमिल है। ये 150 किलोमीटर से जायद की रेंज या दुश्मन की हदूद में दाखिल हुए बगैर भी उन्हें गिरा सकता है, उन्हें जैम कर सकता है, उन्हें बिल्कुल ख़त्म करने की पोजीशन में ला सकता है। 150 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज बताई जा रही है, तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा रेंज है। ये जदीद सिस्टम जो है ये ना सिर्फ आपको आपके सिस्टम्स को डिसेबल कर देता है, GNSS, ADS-B, सेटकॉम, वाईफाई, ILS, इस तरह के जितने सिस्टम्स हैं ये उन तमाम को डिसेबल कर सकता है। तो यकीनी तौर पर भारत जितने सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था उन तमाम को जैम करने की, उन तमाम को डिसेबल करने की सलाहियत जो है वो कोरल के अंदर मौजूद थी। इसीलिए भारत जो वो अब तक बुखलाया हुआ है, भारत इस वक्त परेशान है कि आखिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। IFR नेविगेशन को भी नामुमकिन बना देता है, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ये तबाही का सबब बनता है। अगर पहाड़ी इलाकों में आपका IFR नेविगेशन सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि आप फौरन क्रैश कर जाएंगे। फिर जी न्यूक्लियर
बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर से महफूज रखता है ये आपको, और AI पर मबनी सिग्नल पर प्रोसेसिंग और IFF की सलाहियत भी ये रखता है। अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ही, इसके ऊपर तजर्बे किए गए हैं, बहुत ही शानदार सिस्टम है जो कि शाम और लीबिया में भी कोरैल ने रूसी साख्ता पेंटसायर S1 जैसे सिस्टम्स को भी नकारा बना दिया है। शाम और लीबिया की अगर जंग की बात की तो वहां पर भी कोरैल ने जो है वो रूसी साख्ता जो कि बहुत ही शानदार सिस्टम्स थे उनको भी नकारा बना दिया है, जिनका नाम था पेंटसायर S1। ये तुर्क फौज की इलेक्ट्रॉनिक बालादस्ती की हिकमत अमली का अहम सबूत है कि किस तरह से तुर्क अफवाज ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना रखा है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो उसमें बहुत तेजी देखी जा रही है। आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर आप तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब देखेंगे। अगर अभी अब तक नहीं है तो आने वाले दिनों में जरूर इंशाल्लाह आप देखेंगे। उसमें है बाबू क्लास जंगी जहाजों में एरस 2N EW सिस्टम शामिल किया गया है। फिर तुर्की के UCAVS यानी कि EV सिस्टम्स और नेवल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को फराहम किए गए हैं जो कि पाकिस्तान की सलाहियत को मजीद बढ़ाने के लिए काफ़ी है। फिर पाकिस्तान की EW सलाहियतों की जो राजदारी है वो रखी जा रही है। कोरैल की पाकिस्तान में मौजूदगी की खुलेआम तो तस्दीक नहीं की जा रही है, ना ही इसकी कोई अभी तक तस्दीक की गई है। गैर मुसादिका जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कोरैल के अंदर ही इतनी सलाहियत मौजूद है कि भारत के जो सिस्टम्स उसके अंदर नस्ब किए गए थे उनको जैम कर सकता था। उनके जो ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर सकता था बल्कि उनका जो कम्युनिकेशन का जो रडार सिस्टम था उनको भी उसने जैम कर दिया था, जिसके बायस जो एक कनेक्शन था उनका कट जाने के बाद पायलट्स को नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा जी, वो सिस्टम है जो कि यूनिक है, जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है। फ़ज़ाई मुदाखलत हो, डीप स्ट्राइक हो, सर्विलेंस हो, इसकी कैपेसिटी ये रखता है। अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये आ चुका है, और तुर्की और पाकिस्तान इस कोलैबोरेशन क्योंकि कर रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की का इत्तेहाद जो है हो चुका है, तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में भारत के लिए ये काफी नुकसानदेह साबित होगा। पाकिस्तान, चीन और तुर्की ये इस वक्त एक बड़ी मुनज़्ज़म और मरबूत हिकमत अमली के साथ चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो इनकी स्ट्रेटजी है वो आपको देखने को भी मिलेगी। कोरैल जैसे जो सिस्टम है वो सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर के तौर पर सामने आने वाले हैं, और इंशाल्लाह हम देखेंगे पाकिस्तान जो है उसका दिफाई निज़ाम मजीद मजबूत, मुनज़्ज़म और मरबूत हो जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं एयर वॉरफेयर हिकमत अमली की। एयर वॉरफेयर हिकमत अमली ABC पर मुश्तमिल है। अब ABC क्या है? जो पाकिस्तान के अंदर अभी मौजूदा झड़पें हुई हैं उसके अंदर ABC एयर वॉरफेयर जो हिकमत अमली है वो इस्तेमाल की गई है। चीन के सरकारी एरोस्पेस इदारों की वेबसाइट चाइना स्पेस न्यूज ने बताया है कि जो पाकिस्तान की नई जंगी हिकमत अमली है वो है ABC, उसको ABC का नाम दिया गया है। A फॉर है वैक्स यानी कि फजाई निगरानी का निज़ाम। उसके बाद है B बेस रडार सिस्टम यानी कि ज़मीनी रडार सिस्टम्स। उसके बाद है C कॉम्बैट जेट्स यानी कि जंगी हथियारे। तो ABC ये हिकमत अमली थी पाकिस्तान की जिसने पाकिस्तान को कामयाब बनाया, और ये तीनों निज़ाम एक मरबूत नेटवर्क के तहत काम करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो A लॉक करता है, B लॉन्च करता है और C गाइड करता है। ये तीनों निज़ाम मिलकर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, और ये तीनों जो वॉरफेयर हिकमत अमली थी उसके अंदर ABC ने मिलकर काम किया है। 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए इस दौरान, और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इसी मरबूत निज़ाम के जरिए पाकिस्तान का जो बैनुल मरसूस मिशन था उसको कामयाब करवाया, और जो भारतीय तैयारे थे उन्हें मार गिराया, जिसका सरकारी दावा हम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर चीन के जो हथियार थे उन्होंने इसमें कलीदी किरदार अदा किया है। रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि अगर चाहे हथियारों का नाम नहीं लिया गया है इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो चीनी साख्ता हथियार थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान को। फिर जो पाकिस्तान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ वो HQ-9P यानी कि ये भी चीनी साख्ता है, जो कि हवाई निगरानी का निज़ाम फिर जो कर रहा था वो था ZDK-03 वैक्स। उसके बाद जंगी हथियारे J-10CE, उसके बाद मिसाइल्स थे PL-15E जिनका तज़किरा मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी किया था। ये वो तमाम चीनी साख्ता निज़ाम हैं, सिस्टम्स हैं जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे इस जंग के अंदर, इस जंगी हिकमत अमली के अंदर।
یہ نظام حقیقی وقت میں ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کولابریشن کے ساتھ چلتے ہیں، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں اور اس کو دشمن کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کا جو فوری رد عمل ممکن ہے وہ دیتے ہیں۔ بھارت کا جو دفاعی نظام ہے وہ کتنا کمزور ہے اس کی کلیاں اس کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کا دفاعی سسٹمز مختلف ممالک سے لیا گیا ہے، یعنی کہ فرانس سے، روس سے، اسرائیل سے۔ ہم نے دیکھا فرانسیسی رافیل انہوں نے اڑائے، روسی انہوں نے ڈرونز اڑائے، اسرائیلی ڈرونز انہوں نے اڑائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہ ناکام نظر آئے، جن کی آپس میں مکمل انٹیگریشن ممکن نہیں ہو پائی ہے، وہ آپس میں مرج نہیں ہو پائے ہیں، آپس میں ان کی صلاحیتیں یا تو یہ کہ وہ سسٹم بھارت کو سمجھ نہیں آیا، یا پھر بھارتی پائلٹ جو تھے وہ اتنے ان کی ٹریننگ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس کو صحیح طرح سے آپریٹ کر پاتے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، لیکن بھارت نے ان تمام ممالک کو بھی شرمندہ کروایا ہے، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ان تمام ممالک کو بھی، وہ فرانس ہو گیا، روس ہو گیا یا پھر اسرائیل ہو گیا، اور ان تمام کی وجہ سے بھارت کو خود بھی جو ہے وہ کافی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ بہرحال جو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، میں بھارت کے ساتھ اس لیے اس کا موازنہ کر رہی تھی کیونکہ بھارت جو ہے وہ ازلی دشمن ہے ہمارا، اور ہر طرح سے چھیڑخانی کرتا رہتا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اگر ہمیں اس طرح کا کوئی بھی سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت کی چھیڑخانی کا، تو پھر ہمارے پاس جوابی طور پر ABC وارفیئر حکمت عملی ہے، جس کا سامنا کرنے کی صلاحیت ابھی تک بھارت کے پاس موجود نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔